डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे जो बेस्ड हैं अपॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है 3.14। ये हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से ले रखे हैं। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म आइसोलेटेड गैसियस एटम व्हाइल डिफाइनिंग the ionization enthalpy and electron gain enthalpy। हमने डिफाइन किया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या था डेफिनेशन? क्या थी? किसी एटम से, एटम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड क्यों होना चाहिए, यही हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। हमें पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम के न्यूक्लियर चार्ज पे तो डिपेंड करता ही है, उसके साथ साथ जो नियर बाई एटम्स हैं उन पे भी, नियर बाई एटम्स का भी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे इफेक्ट है। आई वही एनर्जी है जो इन दोनों को, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स है उसको ब्रेक करने के लिए अप्लाई करें। नियर बाई एटम के साथ जो फोर्स है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आई नहीं है। तो आई को डिफाइन करते वक्त या आई को कैलकुलेट करते वक्त ये जो नियर बाई एटम का फोर्स है ये मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम कब होगा? जब गैसियस स्टेट होगी, क्योंकि गैसियस स्टेट के अंदर एटम एक दूसरे से दूर दूर होंगे। उस वक्त उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट क्या है? नेग्लिजिबल। और उस सिचुएशन में हम एटम को क्या कहेंगे? आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा? The force of attraction between nucleus and electrons in an atom is also affected by atoms in the neighborhood। देखो, न्यूक्लियर चार्ज पे तो ये फोर्स डिपेंड है, ये तो अंडरस्टूड है। उसके अलावा किस पे डिपेंड करेगा? नियर बाई एटम्स पे। तो ये एटम के बीच का फोर्स हमने खत्म करना है, इसलिए हमने इसको क्या करना है? आइसोलेटेड किस स्टेट में लेके आना है? गैसियस स्टेट में। Therefore, during the determination of IE and electron gain enthalpy, the interatomic forces should be minimum. In gaseous state, these forces are minimum and atom is said to be, एंड एटम इज सेड टू बी आइसोलेटेड। मतलब जब गैसीय स्टेट है तो हम एटम को क्या कह सकते हैं? आइसोलेटेड। और उस वक्त जो हम एनर्जी देंगे वो एनर्जी इस फोर्स को ब्रेक करने में यूज होगी, और वो फोर्स ब्रेक होते ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, और उसी एनर्जी को क्या कहा जाएगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th न्यूमेरिकल है ये। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हमें एनर्जी गिवन है। कैलकुलेट आई इन किलो जूल पर मोल। देखें, आई एनर्जी का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस? जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर है वो फाइनल स्टेट है, और इलेक्ट्रॉन जब हमने एटम से रिमूव कर लिया है उस वक्त डिस्टेंस कितनी कही जाएगी? इनफाइनाइट। मतलब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर है, तो उस वक्त हमने एनर्जी को डिनोट किससे किया? ई इनफाइनाइट। मतलब एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस माइनस E1। E1 क्यों लिया? क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट मेन सेल में है, इसलिए हमने इसको 1 लिखा। तो आई किसी भी एटम के लिए क्या होगी? डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन फाइनल स्टेट। ये सभी में इनफाइनाइट होगी, और माइनस ये कौन सी होगी? जो उसकी आउटर मोस्ट सेल है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एक ही सेल है, वही आउटर मोस्ट है, इसलिए इसको E1 लिखा। ई इनफाइनाइट 0 होती है। इलेक्ट्रॉन जब एटम से बाहर है उसकी एनर्जी कितनी मानते हैं? 0।
और ये E1 हमें दे रखी है, तो ये E1 की वैल्यू पुट कर दी। तो ये एनर्जी अपने पास IE आई है, लेकिन किसके लिए आई है? एक एटम के लिए, जूल की टर्म में। हमने इसको कन्वर्ट करना है किलो जूल में। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, और 1 मोल की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दिया किससे? बाई एवोगाड्रो नंबर। क्यों? क्योंकि 1 मोल के अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये जो वैल्यू आएगी ये किस में आई? किलो जूल पर मोल। इनको साथ नोट करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, एक्सप्लेन वाई। ये हमने सेकेंड पीरियड के कुछ अनोमली ले रखी है। बेरिलियम की IE बोरोन से ज्यादा क्यों होती है? अगर हमें याद है लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो IE क्या होती है? इंक्रीज। ये रेगुलर ट्रेंड है। और रेगुलर ट्रेंड की बात करें तो बेरिलियम के बाद बोरोन आता है, तो बोरोन की IE ज्यादा होनी चाहिए, जबकि ज्यादा किसकी है? बेरिलियम की। तो ये हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जो अनोमली होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 ही फैक्टर हम यूज करते हैं। कौन कौन से? एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा पेनिट्रेशन पावर। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? उन एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उससे हमें आंसर क्लियर हो जाएगा। अब देखें, बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कौन सा रिमूव करना हमने? 2s, क्योंकि लास्ट में 2s है। और बोरोन के केस में रिमूव करना है इलेक्ट्रॉन कहां से? 2p से। दोनों केस में वैलेंस शेल सेकंड है, लेकिन सब शेल डिफरेंट हैं। इसमें s सब शेल है, इसमें p सब शेल है। हमें पता है s सब शेल न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होती है, मतलब s की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। उससे क्या होगा? s का जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और अगर ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा ना इलेक्ट्रॉन का, तो हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो सीधा सा आंसर है, क्योंकि 2s इलेक्ट्रॉन की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो 2p से ज्यादा होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं किससे? न्यूक्लियस से, इसलिए उनकी IE ज्यादा है। दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का, ऑक्सीजन हैज लोअर IE देन N। ये भी अनोमली है। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो N के बाद O आएगा। O का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो O की IE ज्यादा होनी चाहिए थी, एक्चुअली O की कम है। तो देखिए इसका क्या आंसर है। ये दोनों के लिए क्या लिख लिया हमने? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखें अब यहां भी 2p है, यहां भी 2p है, तो दोनों की पेनिट्रेशन पावर तो सेम है। तो डिफरेंस किसमें है फिर? डिफरेंस है इनके कॉन्फ़िगरेशन में। P3 मोर स्टेबल है। क्यों मोर स्टेबल है? क्योंकि ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। यहाँ सिमेट्री है, ये हमें क्लियर है। p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, और अगर p में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो तीनों में एक एक है। ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। यहाँ सिमेट्री है, और जहाँ सिमेट्री होती है वहाँ स्टेबिलिटी होती है। तो n का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन से मोर स्टेबल है, इसलिए n से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। एक पॉइंट यहां और ऐड कर सकते हैं हम, किस केस में? बेरिलियम के केस में। इलेक्ट्रॉन जो 2p में है वो न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पे है। 2p के अंदर शील्डिंग पावर ज्यादा है, और शील्डिंग पावर ज्यादा होने से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स वीक हो जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बोरोन की IE कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 17th, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हमने इसको IE1 लिख दिया, ऑफ सोडियम इज लोअर देन मैग्नीशियम, बट इट्स सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम बिलोंग करता है फर्स्ट ग्रुप से, मैग्नीशियम बिलोंग करता है सेकंड ग्रुप से, इसलिए लेफ्ट से राइट जाएंगे तो IE इंक्रीज होगी, जो एक नॉर्मल ट्रेंड है। तो यहां हम इजीली कह सकते हैं
कि मैग्नीशियम की Ie सोडियम से ज्यादा होगी, क्योंकि मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज सोडियम से ज्यादा है और मैग्नीशियम का साइज सोडियम से स्मॉलर है। तो यहां से हम समझ सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, साइज स्मॉलर है, तो F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसको ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी। तो हम कह देंगे कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज हायर देन सोडियम। अब जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया जाएगा तो सोडियम कन्वर्ट हो जाएगा मोनोवैलेंट आयन में, और अब सोडियम आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये देखो सोडियम एटम का है, ये सोडियम आयन का है, तो यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया हमने, फर्स्ट रिमूव किया वो Ie1 थी, अब सेकंड रिमूव करेंगे तो उसमें जो एनर्जी सप्लाई करेंगे वो क्या कहलाएगी, Ie2। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन सोडियम में से अगर हमने रिमूव करना है, मोनोवैलेंट आयन में से रिमूव करना है, तो वो 2p6 में से करना पड़ेगा। ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है जो मोस्ट स्टेबल होता है। जबकि मैग्नीशियम में से एक रिमूव करने के बाद देखें ये 3s1 बच जाएगा, ये मोर स्टेबल नहीं है, ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि ये क्या है, फुल्ली फिल्ड, जैसा नोबल गैसेज में होता है। तो Ie2 किसकी ज्यादा हो जाएगी, सोडियम की। तो आंसर में हमने क्या लिखा, फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम हैज ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉलर साइज देन सोडियम, इसलिए Mg की हायर Ie1 है। जबकि सोडियम आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मोर स्टेबल है, इससे Mg प्लस से, इसलिए सेकंड Ie है वो सोडियम की ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन है ये, वुड यू एक्सपेक्ट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ टू आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट टू बी सेम और डिफरेंट, जस्टिफाई योर आंसर्स। अपने पास दो आइसोटोप हैं, जैसे हम लिख दें एक है 6C12, एक कहते हैं 6C13। अपने से पूछा कि इन दोनों की Ie सेम होगी या डिफरेंट होगी। हमें पता है Ie डिपेंड करती है, फैक्टर्स पढ़ रखे हैं हमने, क्या क्या फैक्टर थे, न्यूक्लियर चार्ज दोनों केस में सेम है। क्या है न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, जितना एटम का एटॉमिक नंबर है। अगला फैक्टर क्या था, एटॉमिक साइज। तो दोनों आइसोटोप, जितने भी आइसोटोप्स हैं, हम दो की बात कर रहे हैं, किसी एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सब का न्यूक्लियर चार्ज सेम है, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, उनका एटॉमिक साइज सेम है। तो ये सारी चीजें अगर सेम हैं तो Ie भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो ये इसका आंसर है। क्या लिखेंगे, टू आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम न्यूक्लियर चार्ज, सेम atomic size and same number of electrons, hence they are expected to have same ionization enthalpies। कुछ और हम जनरल क्वेश्चंस Ie के ले रहे हैं। क्वेश्चन है, आउट ऑफ Na पॉजिटिव एंड Ne which has higher Ie explain। एक अपने पास सोडियम आयन है, एक नियोन है, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा। तो ये इसके बेसिस पे हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो स्टेबल है, फुल्ली फिल्ड है। डिफरेंस किस में है, सोडियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, जबकि नियोन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 है। किसमें डिफरेंस आया, सोडियम आयन के अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, किससे, नियोन से। तो क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, क्यों, न्यूक्लियर चार्ज है यहाँ, ये अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा,
और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग है तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए Na पॉजिटिव की IE ज्यादा होगी किससे? नियॉन से। तो हम लिख सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सोडियम आयन इज ग्रेटर देन नियॉन, हेंस IE ऑफ सोडियम आयन इज हायर देन नियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट गैलियम हैज स्लाइटली हायर IE देन एल्यूमिनियम? ध्यान दें, ये दोनों एलिमेंट एक ही ग्रुप के हैं। किससे बिलोंग करते हैं ये? 13th ग्रुप से। हमने वेरिएशन के बारे में बताया था कि टॉप से बॉटम करेंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, और फोर्स अगर वीक होगा तो IE क्या होगी? डिक्रीज। तो जनरली जो ट्रेंड है, जो नॉर्मल ट्रेंड है, टॉप से बॉटम जाते हैं तो IE डिक्रीज हो जाती है। तो गैलियम की IE कम होनी चाहिए, किससे? एल्यूमिनियम से, जबकि गैलियम की ज्यादा है। हालांकि डिफरेंस स्लाइट है, इसकी 577 है, इसकी 579 है, लेकिन है स्लाइटली ज्यादा। तो ज्यादा क्यों है उसका आंसर देखें क्या बनेगा। ये लिखा हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 31 है। तो इसमें देखो डिफरेंस कहां पर आया, यहां जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में फिलअप किए गए हैं? डी सब सेल में। हमें पता है कि सेम सेल के लिए जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो सबसे कम किसकी है? S की, फिर P की, फिर D की, फिर F की, यानी कि D और F सब सेल्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर होती है, और इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी शील्डिंग इफेक्ट उतनी ही कम हो जाएगी। कैसे समझें इसको? जैसे हमने यहाँ एक बल्ब जला दिया, हम बल्ब के बिल्कुल पास खड़े हो जाएंगे, तो हमने बल्ब को पूरी तरह से शील्ड कर दिया, तो अपनी शील्डिंग पावर ज्यादा है। जितना हम बल्ब से दूर जाएंगे अपना जो इफेक्ट है, अपनी जो शील्डिंग पावर है उतनी ही कम हो जाएगी। तो क्योंकि D इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग कम है, और अगर शील्डिंग कम होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। क्या है ये? न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट, ये कम होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गैलियम के केस में ज्यादा होगा, इसलिए न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और इसलिए IE ज्यादा होगी। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं जो IE पे बेस्ड थे, कुछ ऐसे और क्वेश्चन हम खुद भी सोल्व करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।